हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से चैप्टर नंबर 10 यानी कि 10वां चैप्टर है हमारे पास। और ये 10वां चैप्टर क्या है हमारा? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। पहले नंबर के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो पहले अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक ग्लास स्लेब है, ठीक है, एक ग्लास स्लेब है। अब यहाँ पर हुआ क्या? अब यहाँ पर हुआ क्या कि प्रकाश की किरण, ये हवा है हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ग्लास है। ग्लास यानी कि शीशा है, शीशा का कोई टुकड़ा है। जब प्रकाश हवा से यहाँ पर ग्लास में जाएगा तो इस ये जाना तो चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन इसके मार्ग में थोड़ा सा विचलन यहाँ पर देखने के लिए हमको मिलेगा, थोड़ा सा प्रकाश किरण मुड़ जाएगा। अब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के रास्ते में थोड़ा सा बदलाव होता है, जिसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? तो अगर हम बात करें दोनों दर्पण से, अवतल और उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई वस्तु या कोई लाइट का सोर्स फोकस पर रखा हुआ है उससे हमको समांतर किरण पुंज प्राप्त होगा। देखो यहां ध्यान से, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा है अवतल दर्पण, देखो ध्यान से, ठीक है। ये अवतल दर्पण का है हमारा मुख्य अक्ष, एक्स एक्स डैश। सपोज ये हमारा फोकस है, यहां पर हमने कोई लाइट का सोर्स रखा है, प्रकाश की किरण यहां से निकलेगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है। यहां से भी प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। याद होगा तुमको, हमने कहा था कि गाड़ियों के हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? प्रकाश की किरणों को यहाँ पर फैला देता है। हाँ, तो ये हमारा अवतल दर्पण ही होगा बाबू, अवतल दर्पण ही होगा, उत्तल दर्पण नहीं होगा। अभी बताते हैं उत्तल दर्पण क्यों नहीं होगा। हमने कहा ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। अब हमने कहा उत्तल दर्पण का फोकस कहां पर होता है? उत्तल दर्पण का फोकस होता है इस तरफ, है ना, इस तरफ होता है। अगर मान लो कि हम इस फोकस से प्रकाश की किरण, चलो समांतर तो इसमें भी हो जाएगा, बट यहां पर दिक्कत ये है ना, यहां पर दिक्कत है कि प्रकाश की किरण फोकस पर जाएगा, मतलब इस तरह से हमको ले जाना पड़ेगा। तो फोकस पर बेसिकली कोई वस्तु हम रख तो नहीं सकते हैं ना, फोकस पर रख नहीं सकते हैं, दिक्कत यहां पर ये है। इसलिए हमारा उत्तर यहां से अवतल दर्पण ही होगा। अवतल दर्पण में ही किसी वस्तु को यदि फोकस पर रख दे तो प्रकाश की किरण समांतर हमारा निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में यहां पर कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल यहां पर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होगा? हमको यहां पर ये बताना है। ध्यान से देखना इस प्रश्न को, ध्यान से देखना। यहां पर कहने का मतलब क्या है ये जरा समझो। प्रकाश की चाल दिया है, चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है। और समय दिया है यहां पर, समय दिया है यहां पर 8.33 और इसको सेकेंड में बदले तो 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये हमको क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया हमारा समय। अब देखो यहां से हमको क्या निकालना है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हमको यहां पर निकालना है। तो दूरी बराबर, अगर देखो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी और बट्टे में समय, ठीक है। और अगर हम देखें दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल और गुने में समय, ये हो जाएगा। चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और समय हमारे पास 8.33 इंटू 60 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना आ रहा है? 149,940 और 000। ये कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 14,99,040, 14,99,40,000, जो लगभग 15 करोड़ के अराउंड है।
ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से 15 करोड़ हो जाएगा। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनंत से जब एक वस्तु को अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं। तो अगर अनंत से हम जब एक वस्तु को ले जाते हैं अभिसारी लेंस के प्रकाशीय फोकस बिंदु के तरफ ले जाते, फोकस बिंदु के पास ले जाते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से दूर जाता है, उसी आकार का रहता है, छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, हमको ये बताना है। तो देखो यहां से जैसे जैसे हम अनंत से जाते हैं फोकस की ओर, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया हमारा लेंस, ये लेंस हो गया हमारा, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये फोकस है, ये दुगनी फोकस है, ठीक है, ये हमारा फिर से फोकस है F2 है और ये हमारा 2F2 है। आ जाओ जी। तो हमने अनंत से चलना शुरू किया, तो अनंत पर जब रहेंगे तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा इस फोकस पे, ठीक है। दूसरी स्थिति में जैसे हम जाएंगे कि अनंत और फोकस के बीच में जाएंगे, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा 2F और F के बीच में, मतलब यहां पर बनेगा 2F और F के बीच में। तो हम अनंत पर थे तो प्रतिबिंब बना फोकस पर, जब हम यहाँ पर अनंत और फोकस के बीच आए तो प्रतिबिंब F और 2F के बीच बन गया। इसका मतलब ये जो है हमारा ऑप्शन लेंस से दूर, यानी कि हाँ लेंस से दूर होता हुआ चला जाएगा, प्रतिबिंब क्या होगा? लेंस से दूर होता हुआ चला जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन m बराबर होता है हमारा माइनस का v बट्टे यू, ये गोलीय दर्पण का आवर्धन होता है, और लेंस के लिए आवर्धन होता है m बराबर v बट्टे यू। ये दोनों बात तुमको याद रखना है। आगे देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? मतलब यहाँ पर एक लेंस है और एक हमारा दर्पण है, दोनों की फोकस दूरी माइनस में है, तो ये दोनों लेंस और दोनों लेंस या दर्पण कौन सा होगा? दोनों अवतल होगा। दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, दोनों उत्तल होगा। दर्पण उत्तल परंतु लेंस अवतल। अब देखते हैं जरा ध्यान से, यहां पर सपोज हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया, फोकस से गुजरा। अब दूरी मापते हम ध्रुव से, ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है, मतलब अवतल दर्पण का जो फोकस है वो हमारा ऋणात्मक होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब आ जाओ, अवतल लेंस लेते हैं, ये अवतल लेंस ले लिया हमने, ठीक है, ये हो गया अवतल लेंस। अब ये हो गया मुख्य अक्ष, एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, ये इस प्रकार से फैल जाएगा। अब जाहिर सी बात है मुख्य अक्ष को तो ये कहीं काटेगा नहीं, तो इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ा लेंगे तो ये यहाँ पर फोकस हमारा यहाँ पर आकर बन जाएगा। अब ये प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पर लेंस में जितनी भी दूरी मापते हैं प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र से बाईं मापी की दूरी ऋणात्मक होता है, मतलब यहाँ पर फोकस हो जाएगा ऋणात्मक। हम क्या देख रहे हैं, अवतल लेंस और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है दोनों ऋणात्मक होता है, मतलब -15 है, तो इसका मतलब दोनों हमारा अवतल होगा, लेंस भी अवतल और फोकस भी अवतल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है प्लस में, तो दोनों क्या होगा? दोनों ही उत्तल होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है और उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी हमारा प्लस में होता है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहां पर हमको रखना पड़ेगा? तो चेहरे को देखो यहां से, सबसे पहले तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हजामत के लिए, क्योंकि इसी में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात है चेहरे को कहां रखेंगे, तो आओ जरा हम देखें डायग्राम के जरिए। ये हमारा हो गया एक्स एक्स डैश, ये हो गया एफ और ये हो गया हमारा सी, ये हो गया ध्रुव। तो चेहरे को अगर हम रखते हैं यहाँ पर फोकस और ध्रुव में कहीं भी रखते हैं तो इसका बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हजामत बनाने के लिए या बाल बनाने के लिए जो अवतल दर्पण होता है कहां पर रखा जाता है प्रतिबिंब को? अवतल दर्पण में, ध्रुव और फोकस के बीच में। देखो जरा, ध्रुव और फोकस के बीच में, बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है एक अभिसारी लेंस बनाता है, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस बनाता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब नहीं जी, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं जी, कभी वास्तविक कभी आभासी, सी ऑप्शन होगा। यानी कि
उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है, ध्यान से देखना, एक तो होगा छोटा, साथ ही साथ ये होगा काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी, और सीधा। उत्तल दर्पण में ये प्रतिबिंब तुम्हारा बनता है। अब देखो यहां से ऑप्शन, आभासी एवं सीधा, आभासी सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, ये तो होगा नहीं, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक तो बनेगा नहीं, आभासी तथा उल्टा ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन तुम्हारा सही है, आभासी और सीधा। प्रश्न में कहा जा रहा है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, आवर्धन जो होता है वो हमारा दर्पण में माइनस भी बट्टे यू होता है और लेंस में हमारा होता है भी बट्टे यू। ये तुमको याद रखना है, ठीक है। हमेशा एक से कम होता, अच्छा ये ऑप्शन में ही नहीं है ना, हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से अधिक होता है, हमेशा एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, और यही तुम्हारा उत्तर होगा। आवर्धन क्या है, कभी प्रतिबिंब छोटा भी बनता है अवतल दर्पण में और कभी प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, तो इसका मतलब आवर्धन हमारा एक से छोटा भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है, किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर P बराबर दिया है -4 डायोप्टर। P मतलब लेंस की क्षमता दिया है, P बराबर होता है हमारा 1/f, जहां पर ये जो 1 है ये मीटर में है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आंसर सारे के सारे सेंटीमीटर में दिया है, इसका मतलब इस 1 को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ P बराबर 4 डायोप्टर है माइनस में, तो माइनस का 4 डायोप्टर, और एक को मीटर है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 हो जाएगा, बट्टे में f। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो f बराबर होगा 100 और बट्टे में -4, 25 चौका 100, तो ये होगा हमारा -25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फोकस दूरी निकल के तो आ गया और ये निकल रहा है माइनस में, और माइनस में जो फोकस दूरी होता है वो किसका होता है, अब किसका होता है बाबू, माइनस में फोकस दूरी होता है अवतल लेंस का। किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। मतलब ये हमारा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है। देखो जरा, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है। डी ऑप्शन यहां से सही। आगे प्रश्न है हमारे सामने, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो यहाँ पर P बराबर क्या दिया है हमारे पास, प्लस में 5 डायोप्टर है, ठीक है। P बराबर लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी 1/f, ठीक है। ये 1 जो है हमारा क्या है, मीटर में, तो सबसे पहले तो मीटर में ही हम बना लेते हैं। क्षमता दिया है 5 डायोप्टर बराबर 1 और बट्टे में f। अगर हम देखें f बराबर, तो f बराबर यहाँ पर है हमारे पास, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ये निकलेगा 0.2 मीटर। अब ऐसा तो आंसर कहीं है नहीं, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, 100 से गुना कर देंगे। तो ये 100 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब प्लस में 20 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब पहली बात तो यह उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, और फोकस दूरी इसका 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखो बाबू, इसमें गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़, भारी मिस्टेक है यहाँ पर, ऑप्शन में भारी मिस्टेक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला हमारा उत्तल लेंस होगा, इस सेंटीमीटर होगा या ना कि मीटर में होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जी। प्रश्न में कहा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, पानी की अपेक्षा वायु प्रकाश का सघन माध्यम है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, 3 बात है, एक तो पानी है, फिर कांच है, और फिर हमारा हवा भी है, क्या, वायु है, कांच है, पानी है। चलो जी, ये सबसे पहले प्रकाश की चाल देख लो। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, वायु में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, पानी में प्रकाश की चाल होता है 2 × 2 इंटू 10⁵, 2.5, सॉरी, ये 2.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर दो माध्यम जैसे पानी और कांच के बारे में बात करें,
तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा वो हमारा विरल माध्यम होगा। इसका मतलब कि पानी में प्रकाश की चाल अधिक है, इसका मतलब ये विरल माध्यम है और कांच हमारा सघन माध्यम है। चलो जी, अब प्रश्न को देखते हैं। पानी की अपेक्षा वायु प्रकाश का सघन माध्यम है। पानी और वायु देखेंगे, पानी में प्रकाश की चाल 2.5 है और वायु में प्रकाश की चाल 3.8 है। तो पानी की अपेक्षा वायु प्रकाश की अपेक्षा हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है? वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है। अब बोल रहा है पानी की अपेक्षा वायु प्रकाश का सघन माध्यम है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसका मतलब ये विरल माध्यम है। तो पहला हमारा हो गया गलत। दूसरा, पानी की अपेक्षा कांच प्रकाश की विरल माध्यम। पानी की अपेक्षा कांच, पानी और कांच में बात कर रहा है। पानी की अपेक्षा कांच प्रकाश का विरल माध्यम है, तो कांच बोल रहा है विरल माध्यम है। विरल माध्यम कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो पानी हो जाएगा हमारा विरल माध्यम। ये भी गलत है। तीसरा देखो, कांच की अपेक्षा वायु, कांच और वायु में देखो, कांच और वायु में, कांच की अपेक्षा वायु प्रकाश का सघन माध्यम है। तो ये भी गलत है, क्योंकि कांच यहाँ पर हमारा सघन माध्यम है, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल ज्यादा है। तीसरा भी गलत हो गया। कांच की अपेक्षा पानी प्रकाश का विरल माध्यम है। कांच और पानी में देखेंगे तो कांच की अपेक्षा पानी प्रकाश का विरल माध्यम है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसका मतलब पानी विरल माध्यम है। डी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर आवर्धन के मान, यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से देखना। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है प्रतिबिंब वास्तविक है। बिल्कुल सही है ये। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वहां पर जो है आवर्धन माइनस में प्राप्त होता है हमको। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। एसआई मात्रक लेंस की क्षमता का नहीं होता है, एसआई मात्रक नहीं होता। ऐसे डायोप्टर मात्रक है लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही है, ये गलत होगा। आगे बढ़ेंगे। लेंस का प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र क्या होता है? जैसे अगर हम बोले तुमको ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है, और लेंस का ठीक बीच वाला बिंदु जो है ये कहलाता है हमारा लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ये होता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रकाशीय, देखो हमेशा लेंस पदार्थ के अंदर होता है और यही सही होगा। जो प्रकाशीय केंद्र है लेंस के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। हमेशा लेंस पदार्थ के बाहर होता है, ये गलत हो जाएगा। हमेशा लेंस पदार्थ की सतह पर होता है, मतलब यहाँ प्रकाशीय केंद्र होगा, ये भी गलत है। प्रश्न ऑप्शन चौथा है लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर कहीं भी हो सकता है, ये भी गलत है। जो प्रकाशीय केंद्र है हमेशा लेंस के अंदर होता है। चाहे अवतल लेंस की भी बात कर लो, यहाँ पर अवतल लेंस में भी एक देख लो, यहाँ से ये हमारा प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। तो ये कहाँ है? हमारा लेंस के अंदर ही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आ जाओ जी चेक करें। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते, ये सही है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक होता है और यही गलत है। समतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करने का मतलब है अपने अंदर समा लेना, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। समतल दर्पण में जो प्रकाश आता है वो दूसरी ओर परावर्तित हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा ही नंबर गलत है, बी ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, देखना जरा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ये क्या होता है? ये होता है हमारा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और बट्टे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टे वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा, यहाँ पर ये सी सही होगा, क्योंकि वायु की तुलना में नहीं बल्कि हम लोग निर्वात, निर्वात और वायु को हम लोग इक्वली लेते हैं, तो कई बार वायु में भी लेकर के बनाते हैं। बट निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है F बराबर R/2
किस दर्पण के लिए सही है? दोनों ही दर्पण के लिए सही है बाबू, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, दोनों में F बराबर R/2 जो है ये सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपतन आपतन कोण वह कोण है जो आपतित किरण दर्पण की सतह के, देखो आपतन कोण देखना है, ध्यान से देखो आपतन कोण के बारे में क्या कहेंगे। ये हमारा समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण में ही बात कर लेते हैं। ये आ गया हमारा आपतित किरण, ये चला गया हमारा परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिलंब, ये अभिलंब सीधा हो जाए, नीचे से बना लेते हैं ना, ये हो गया हमारा अभिलंब। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बस चलेगा। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब। तो आपतन कोण के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। तो आपतित किरण दर्पण की सतह से बनती है, गलत है। परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनती है, गलत है। आपतित किरण दर्पण का सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है, ये सही है। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ये बिल्कुल सेम प्रश्न है तो इसको स्किप करते हैं। परावर्तन कोण क्या है, जैसा कि यहीं पर हम बात कर ले कि परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तित किरण, ध्यान से देखना, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो परावर्तित किरण कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, गलत है। यहाँ पर परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब से बनती है, सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। एक अवतल दर्पण है, ठीक है, कौन सा दर्पण है, तो एक अवतल दर्पण है हमारे पास। ये हो गया ध्रुव, ये जो है ये ध्रुव हो गया, ये F हो गया और ये हमारा C हो गया। ध्यान से देखना, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो ये फोकस दूरी जो है ना हमारा, ये 15 सेंटीमीटर का है। दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यहां पर कोई वस्तु रखा गया है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु P और F के बीच में रखा गया है। और जब वस्तु P और F के बीच हम अवतल दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है आभासी, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। देखो ऑप्शन, वास्तविक छोटा सीधा गलत, तो आभासी बड़ा और सीधा, ये बी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाएगा। ये हम कई बार बता चुके हैं। हमको उत्तल लेंस के अंदर में यदि हमको वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए तो हम वस्तु को रखेंगे कहां पर, 2F पर। ये प्रकाशीय केंद्र, ये F1 और ये हो गया 2F1, ये F2 और ये हो गया हमारा 2F2। वस्तु को रखेंगे हम 2F पर। पहला प्रकाश का किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से गुजरेगा और इस प्रकार से हमारा ये निकल गया। दूसरा प्रकाश का किरण हमारा जाएगा यहाँ से, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से, और ये गुजरता हुआ यहाँ पर आएगा। तो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा 2F2 पर बन रहा है। और ये जो हमारा प्रतिबिंब का हाइट है, वस्तु का हाइट है और प्रतिबिंब का हाइट है, ये दोनों क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ पर कहां पर होगा, फोकस दूरी की दुनी दूरी पर, इसको बोलते हैं 2F को, फोकस दूरी की दुनी दूरी पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार दोनों ही इक्वल होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो बेसिकली तुमको यहां से पूछा जा रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के चाल अलग अलग होती है। तो देखो प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होने के कारण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो वहां पर प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण अपवर्तन होता है। तो बी ऑप्शन तुम्हारा सही है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, बल्कि प्रतिबिंब की तीव्रता पर यहाँ ब्राइटनेस में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। देखना जरा, देखना जरा, एक हमने लिया ग्लास स्लैब,
मतलब एक कांच का टुकड़ा लिया हमने। तो कांच क्या है, एक सघन माध्यम है, किसके तुलना में, हवा की तुलना में, हवा की तुलना में सघन माध्यम है। प्रकाश सघन माध्यम में आया और थोड़ा सा यहां पर विचलन होगा, और ये हमारा है अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब। हमको क्या दिख रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर जो हमारा अपवर्तित किरण है वो क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। क्या मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर। मतलब यहां पर देखेंगे आपतन कोण बड़ा होगा, आपतन कोण को हम आई बोलते हैं, अपवर्तन कोण को आर बोलते हैं। तो आई इज ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है। ये हमारा दिख रहा है ना, आई इज ग्रेटर देन आर। तो दोनों कोण बराबर होगा, नहीं जी। अपवर्तन कोण बड़ा होगा, नहीं जी। आपतन कोण बड़ा होगा, हाँ जी, ये सही होगा, आपतन कोण हमारा बड़ा होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई होगी। उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? अगर हम बात करें उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनने की, तो वस्तु को जब हम लोग देखो, ये है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है ये, और ये हम मान लेते हैं हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। चलो, ये एक्स एक्स डैश हमारा मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये F1 है और ये 2F1 है, ये F2 है और ये हमारा 2F2 है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमको देखना क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को कहां पर रखे कि वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बने। उत्तल लेंस में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, मतलब बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाएगा, ये हमको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको जो वस्तु को रखना पड़ेगा, ये यहाँ पर 2F1 और F1 के बीच में यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, देखो जरा। ये पहली प्रकाश किरण आएगा, F2 से गुजर जाएगा। चलो, दूसरी प्रकाश की किरण आएगा, प्रकाशीय केंद्र से हम गुजार देते हैं, और ये मिला तुम्हारा, ये ए और बी हमारा हो गया, और प्रतिबिंब बन रहा है हमारा यहाँ पर। जाहिर सी बात है, तुमको दिख रहा है ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2F1 और F1 यानी कि फोकस की दुनी दूरी और फोकस के बीच में रखना होगा। ये सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न में प्रिज्म की अपवर्तक, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती। देखो, ये हमारा है प्रिज्म, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण इधर से आया, अपवर्तन होगा और प्रकाश की किरण किधर, ये हमारा प्रिज्म का आधार है। किधर मुड़ रहा है जरा बताओ, किधर मुड़ रहा है, आधार की ओर मुड़ रहा है ना। सारा का सारा किरण, जो 7 किरण निकलेगा हमारा श्वेत प्रकाश का, वो किधर मुड़ रहा है, आधार की ओर मुड़ रहा है। तो किरण के आधार की ओर मुड़ जाती, किरण के आधार, किरण सीधा निकल जाती है, ये होगा कि किरण प्रिज्म के शीर्ष ओर मुड़ती है, शीर्ष हमारा ये हो जाएगा, आधार की ओर यहाँ पर मुड़ जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है जब प्रकाश की किरण एक किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये हमारे पास ग्लास स्लेब है, क्या ये ग्लास स्लेब है, अगर कोई प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधा इस पर पड़ता है तो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा, कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। ये ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ से प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो वह, यहाँ पर देखो ये लेंस है, चलो भैया अच्छा लेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक उत्तल लेंस हमने बनाया, चलो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाशीय केंद्र से हम गुजार रहे हैं तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, कोई विचलन कोई विस्थापित नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन में हमारा केवल विचलित होता है, नहीं जी। केवल विस्थापित होता है, नहीं जी। विचलित और स्थापित दोनों होता है, नहीं जी, ये भी नहीं। एक डी ऑप्शन हम यहाँ पर लेंगे, ना विचलित होती है, ना विचलित होती है, ठीक है, और ना विस्थापित होती है, ना विस्थापित होती है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को, और अगला जो प्रश्न है इसमें क्या कहा जा रहा है और जरा बात करें। प्रश्न में कहा जा रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है
उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से कितने दूरी पर बनेगा, ये हमको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो है ना हमारा 15 सेंटीमीटर है। हमको पता है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना वो होता है पॉजिटिव यानी प्लस में, तो फोकस दूरी हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तल लेंस से वस्तु दूरी जो है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो इसका मतलब u बराबर हमारा यहाँ पर हो रहा है माइनस का 60, क्योंकि लेंस हो या दर्पण हो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अब प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि उसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर हमारा बनने वाला है, ये हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और देखिए लेंस सूत्र से, अब लेंस सूत्र तुमको पता है क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। गिवन क्या हमारे पास, गिवन है हमारे पास 1/f पता है 1/15, ठीक है जी। देन हमको u पता है 1/60, 1/v नहीं पता है लेकिन u पता है, यहाँ पर हमारे पास माइनस में है 1/माइनस का 60 यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये होगा 1/v और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/60 बराबर में 1/15। अब देखना जरा ध्यान से, 1/v बराबर यहां से हमारे पास हो जाएगा 1/60 को इस तरफ लेके आएंगे 1/15 और माइनस का 1/60। आगे सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा, 1/v बराबर 15 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60 4 और माइनस का 60 एकम 60 1। ये हो जाएगा हमारे पास 1/v इजिकल टू 4 1 3, 3/60 हो जाएगा 30 और 20 दिया 60, 3 एकम 3 20 दिया 60 हो जाएगा। तो 1/v बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो v बराबर यहाँ से प्लस में 20 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अब v बराबर यानी कि प्रतिबिंब दूरी जो है ना 20 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब जो है दर्पण के दूसरे तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेंस के दूसरे तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ध्यान से देखना, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। आभासी का मतलब काल्पनिक होता है, सीधा है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा है। तो तीन बातें कही जा रही है, एक तो काल्पनिक है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है। वस्तु कहां पर होगा ये पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति होता है जब आभासी होता है, सीधा होता है, बड़ा होता है, वो है P और F के बीच में जब वस्तु होता है तब, यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो ये हमारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आ जाओ, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ से है कि वक्रता केंद्र पर ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे ये भी नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुनी दूरी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या कहा जा रहा है जरा देखना यहाँ पर। प्रश्न है हमारा कहां पर उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस के दुनी दूरी के बीच में रखा जाता है। आ जाओ जी, इस प्रश्न को देखो, ये हमारा एक उत्तल लेंस है। देखो जैसा कि हम बना रहे हैं यहां से, यह हमारा एक उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट मैनेज कर लो। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्स एक्स डैक्स, जिसको बोलेंगे हम लोग मुख्य अक्ष। ये हमारा F1 है और ये हमारा 2F1 है। ये हमारा F2 है और ये हमारा 2F2 है। वस्तु कहां पर बोला जा रहा है रखा गया है, तो वस्तु रखा गया है 2F1 और यहां पर हमारा F1 के बीच, मतलब यहां पर वस्तु रखा गया है। तो बोल रहा है प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखो जरा, पहली प्रकाश की किरण लेते हैं मुख अक्ष के समांतर, जो फोकस से होते हुए इस प्रकार से निकल जाएगा, और दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं प्रकाशीय केंद्र से, तो ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है, यहां से चलते हुए इस प्रकार से निकल जाएगा। देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ पर मान लो कट रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं ये कि जो प्रतिबिंब बनता है कि दुनी फोकस दूरी के बाद बनता है। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा कैसा, ये बनेगा हमारा वास्तविक
ठीक है, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, यानी कि वस्तु जब 2f1 और f1 के बीच होगा तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। देखो वास्तविक उल्टा छोटा नहीं होगा, वास्तविक उल्टा बड़ा, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ये दो ऑप्शन क्यों, काल्पनिक है ना, ये भी नहीं होगा, काल्पनिक सीधा ये तो होगा ही नहीं, बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी और लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। आ जाओ जरा बात कर ले। हमारा क्या है, फोकस दूरी, उत्तल लेंस का यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उत्तल लेंस में हम लोग फोकस दूरी लेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ो जी। वस्तु कहां पर रखा गया है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो यहां से u बराबर हो जाएगा -30, -30 इसलिए कि कोई भी हो, लेंस हो, दर्पण हो, उत्तल हो, अवतल हो, उससे बेस नहीं है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। आ जाओ जी। तो हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आ जाओ, लेंस सूत्र क्या होता है तुमको पता है, 1/v - 1/u बराबर में 1/f। सारे वैल्यूज को पुट करो यहाँ पर। 1/v हमारे पास है नहीं, 1/u है कितना, 1/-30 बराबर 1/f है 1/15। अब इसको जरा सोल्व करो, तो 1/v का 1/v ही रहना है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1 और बट्टे में 15। अब देखो जरा आगे, 1/v बराबर, अगर 1/30 को इधर लेके आए तो ये होगा 1/15 और माइनस का 1/30। अब अगर देखिए 1/v बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15-30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 2 और माइनस 30 एकम 30 1। आगे देखो इधर 1/v इजकल टू हो जाएगा हमारा, दो में से 1/30 हो जाएगा, और यहां से देखेंगे v बराबर हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकल के आएगा प्लस में 30 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा उत्तर निकल के आएगा, सी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। उत्तल दर्पण है बाबू, तो ध्यान से देखना, उत्तल दर्पण में वस्तु बड़ा होता है और प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, और इसके अलावा प्रतिबिंब छोटा होगा, प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, काल्पनिक होगा, और क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। उत्तल दर्पण में वस्तु बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और सीधा होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन गलत है। आओ जरा बात करें। प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल ये सही है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये गलत है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में छोटा होता है, ये सही है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ये भी सही है। बस ये हमारा बी ऑप्शन गलत है, यही तुम्हारा उत्तर होगा। हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब का दूरी हमारा कैसा होगा और प्रतिबिंब किस ओर बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला डिस्कशन है यहाँ पर कि हमारा दर्पण उत्तल है, और दर्पण उत्तल है, साथ ही साथ दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब यहाँ पर उत्तल दर्पण है। पहले तो हम यही नोट कर लेते हैं कि दर्पण हमारा कैसा है, उत्तल दर्पण है। पहली बात ये हमको पता चल गया, ठीक है। उत्तल दर्पण है, इसका मतलब हमारा फोकस इसका क्या होगा, प्लस में। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर दिया आर का मान, आर बराबर दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। आर का मान दिया है, हमको पता है आर, एफ बराबर क्या होता है, जरा ध्यान देना, एफ बराबर होता है आर बट्टे में 2। आर का मान है 20, तो ये होगा 20 और बट्टे में 2 कर देंगे तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। हमने कहा उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में होता है, तो एफ बराबर जो होगा हमारा यहाँ पर प्लस में 10 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आएगा। कह रहा है कि यहाँ पर उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु दूरी यानी कि u बराबर हमारा -40 यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि
लेंस हो या दर्पण हो, हमेशा वस्तु दूरी जो है वो माइनस में ही होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी और किस ओर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब हमारे पास क्या क्या पता है, तो हमको पता है 1/v तो पता नहीं है, प्लस 1/u है 1/-40 बराबर 1/f है 1/10। अब अगर देखे 1/v का 1/v 1/-40 है, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/10 और ये होगा हमारा 1/40। आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 10 और 40 का एलसीएम हमारा 40 हो जाएगा। 10 चौका 40 4 और प्लस है तो प्लस लेंगे, 40 एकम 40 1। आगे बढ़ेंगे, 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 4 1 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 40। काटेंगे 5 40। 1/v बराबर हमारा 1/8 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो v बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर निकल के आता है और ये पॉजिटिव साइन के साथ निकल के आता है। इसका मतलब क्या है, दर्पण तो उत्तल है ही ना, दर्पण तो हमारा यहाँ से उत्तल है ही, इस प्रकार का दर्पण है। ठीक है, तो वस्तु हमारा इधर रखा हुआ है और प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है, ये हमको इससे पता चल रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन देखो, वास्तविक तथा दर्पण के 8 सेंटीमीटर पर बनेगा, गलत है, वास्तविक नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता तो इधर ही हमारा प्रतिबिंब बनता। वास्तविक तथा दर्पण के 8 सेंटीमीटर पर बनेगा, गलत है। तो दोनों ऑप्शन का दोनों का सेम सेम ही दे दिया। दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर बनेगा, आभासी तथा दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर बनेगा, आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा, ये हमारा सही है। आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, हमको ये बताना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो हमारे पास लेंस है वो है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब अगर हमारे पास उत्तल लेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका फोकस जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। फोकस दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा फोकस 20 सेंटीमीटर। चलो जी, वस्तु दूरी यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया है, तो वस्तु दूरी हमारा लेंस कोई सा भी हो, दर्पण कोई सा भी हो, उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारे माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। अब प्रयोग करेंगे लेंस सूत्र का, तो ये होता है हमारे पास 1/v माइनस 1/u और बराबर में 1/f, ये होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो जी 1/v तो हमको पता नहीं, यही पता करना है। u का मान यहाँ पर है 1/-30 है, बराबर में फोकस दूरी है हमारे पास 1/20। इसको आगे सॉल्व करें तो 1/v माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, बराबर में 1/20 हमारा 20 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 1/v बराबर 1/20 और इसको अगर इधर लेके आए 1/30 को, तो ये होगा माइनस में 1/30। ये हो जाएगा हमारे पास 1/v बराबर 1/20। अब तो एलसीएम ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ये हो जाएगा 20×60 और ये हो जाएगा हमारे पास 30×60। आगे देखो, ये होगा हमारे पास 1/v बराबर 3 में से 2 1 में 60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 को 60 से गुना करेंगे 60 और v को 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास v आता है। ठीक है, ये हमारा 60 है। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल के आता है, इस तरह से हमारे पास जो v का वैल्यू आता है, प्रतिबिंब का वैल्यू आता है, यह v बराबर 60 सेंटीमीटर यहाँ से हमारा उत्तर होगा। तो ये होगा हमारा डी ऑप्शन, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो रहा है भाई साहब, अभी ये तो है ना, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे पास अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेंस से किसी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में कौन सा संबंध सही होता है। तो यहाँ पर आवर्धन और लेंस, यहाँ पर देखेंगे लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में कौन सा संबंध होता है। तो ये होता है m बराबर
v बट्टे u। लेंस के लिए m बराबर v बट्टे u होता है, यानी आवर्धन बराबर सी नंबर ऑप्शन में देखेंगे प्रतिबिंब की दूरी बट्टे में वस्तु की दूरी होता है। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा।